तो हेलो मेरे डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, आज जो है ना हमारा 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 है। और इस पार्ट नंबर 3 में भी हम सांद्रता ज्ञात करने की कुछ विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो विधियां हमारी बच गई थी, क्योंकि हमने पूरा बेसिक जब समझा था, सारा कुछ समझा था, तो हमारी पिछली वीडियोस में 4 ही सांद्रता ज्ञात करने की विधियां बच हो गई थी और 4 ये बच गई थी। तो आज की वीडियो में हम फिनिश करने वाले हैं पीपीएम को, मोल प्रभाज को, द्रव्यमान प्रतिशत को और आयतन प्रतिशत को। तो आप इन दोनों को तो एक ही समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को आप एक ही समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया तो फिर आयतन प्रतिशत तो पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो भाई आप एक गलती कर रहे हो भाई, वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हो, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा कि सपोर्ट आपका ही सर्वोपरि है हमारे लिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही ये जो आपका YouTube चैनल आपको दिख रहा है, आपने परिवार का, ये आपका आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि मुझे YouTube छोड़ना पड़ेगा। तो आपका सपोर्ट सर्वोपरि है। तो प्लीज मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वीडियो जो है ना ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जिससे वीडियो आगे बढ़े, ठीक है ना भाई। चलो, आपको यही काम करना है, बिल्कुल करते रहना है। आप अपने सर का सपोर्ट जो है ना आपको करते रहना, ठीक है ना। बाकी मैं आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा भाई, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो, इतना काम आपसे करना है, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगली विधि है बेटा पीपीएम, है ना। क्या बेटा? पीपीएम। तो आप देखो ना, पीपी पीपी बन गई ना, पीपी, हाँ। तो पीपीएम, तो इस पी का मतलब होता है पार्ट्स, इस पी का मतलब होता है पर, और इस पी का एम का मतलब होता है मिलियन। और मिलियन को हम कैसे लिखते हैं? 10 के ऊपर 6 की घात लगा के। 10 के ऊपर कितनी घात लगा दो? 6। तो 10 के ऊपर 6 की घात लगा के, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति अंश 10 लाख। तो मिलियन का मतलब तो 10 लाख होता है, प्रति का मतलब पर, और अंश का मतलब पार्ट्स। तो थोड़ा आगे पीछे हिंदी इंग्लिश में लिखा आता है, ठीक है ना। तो प्रति अंश 10 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर, इस पीपीएम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला तो आप सुन लो, जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में अगर आप जल में एक छोटी से छोटी अशुद्धि है तो उसको पीपीएम में मापा जाता है। पीपीएम के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसमें एक अशुद्धि है। जैसे एक देखो, हम बता रहे हैं कितनी छोटी अशुद्धि आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान के चलो हमारे पास 1 लीटर जल है, कितना? 1 लीटर, और उसमें हमने एक शक्कर का एक टुकड़ा, शक्कर का एक टुकड़ा कितना सा होता है पता है आपको? देखा ही होगा आपने सबने। तो शक्कर का एक टुकड़ा कितना सा होता है? तो यदि 1 लीटर जल में एक शक्कर का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वो शक्कर के टुकड़े को भी हम पीपीएम के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और फिर जल का जो शुद्धिकरण है ना, जल का शुद्धिकरण पीपीएम के द्वारा ही मापा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जल का शुद्धिकरण में, है ना, पीपीएम का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये बता दिया, हिंदी फॉर्म क्या है ये बता दिया। अब ये होता क्या है वो देखना है, ठीक है। तो इनको अपन हटा देते हैं, क्योंकि इनको अपन एक साथ नहीं पढ़ सकते, अलग अलग क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है? तो भाई प्रति अंश 10 लाख। तो एक बेटा हम क्या करते हैं, इसमें बिलियन जो है ना 10⁶ का लेते हैं, मतलब बिलियन के 10 लाख भाग में से विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढते हैं। मतलब ऐसा कैसे सर? तो देखो, जैसे मान के चलो हमारे पास 1 लीटर जल है। अब इस 1 लीटर जल के 10 लाख टुकड़े किए जाएंगे। कितने टुकड़े? 10 लाख। और भाई आप सोचो, जब 1 लीटर जल के 10 लाख टुकड़े किए जाएंगे तो एक टुकड़ा कितना छोटा होगा? बहुत छोटा होगा ना। और उस छोटे से पार्ट में फिर अशुद्धि को ढूंढना कितना आसान हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए पीपीएम का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें बिलियन के 10 लाख भाग में से, मतलब 10 लाख टुकड़े किए जाएंगे और फिर एक एक टुकड़े को देखा जाएगा और उसमें से अशुद्धि निकाली जाएगी। मतलब बहुत बारीक अशुद्धि, बहुत छोटी अशुद्धि को भी हम इसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? देखो, बिलियन के 10 लाख, बिलियन के 10 लाख, 10 लाख बे। अब यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख टुकड़े करना अपन को, है ना।
तो बिलियन के 10 लाखवें भाग भाग अब 10 लाख को हम क्या लिखते हैं 10 टू दी पावर 6 लिखते हैं, तो ब्रैकेट में 10 टू दी पावर 6 लिखते हैं ना। तो बिलियन के 10 लाखवें भाग 10 लाखवें भाग में उपस्थित बिले की मात्रा को मतलब बिलियन के 10 लाखवें भाग में भी अगर कोई बिले है तो उसको ढूंढा जाएगा, है ना, उपस्थित बिले की मात्रा को। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जो बिले की मात्रा है वो ग्राम में भी हो सकती है और ml में भी हो सकती है, ध्यान रखना। अगर ठोस वस्तु है तो वो मात्रा ग्राम में होगी और अगर बहने वाली वस्तु है तो वो मात्रा ml में होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो बिले की मात्रा है वो ग्राम में भी होगी और ml में भी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिले की मात्रा को ppm कहते हैं, बस इतनी सी परिभाषा लिखना है। अच्छा सर इसका मात्रक क्या होता है, तो ppm का मात्रक बेटा ppm ही होता है। ppm का मात्रक क्या होता है, ppm ही होता है। अच्छा ppm को व्यक्त किससे करते हैं, तो बेटा ppm को हम ppm से ही व्यक्त करते हैं। देखो मात्रक भी ppm होता है, व्यक्त भी ppm से करते हैं, बस हमें इतनी सी परिभाषा लिखना है। बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित बिले की मात्रा को ppm कहती है, बस। अच्छा ppm का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई ppm का फॉर्मूला होता है ये देखो, बिले की मात्रा। अब बिले की मात्रा, बिले का द्रव्यमान भी हो सकता है और बिले का आयतन भी हो सकता है, क्योंकि ठोस वस्तु अगर है हमारे पास तो द्रव्यमान लेंगे और अगर बहने वाली वस्तु है तो हम आयतन लेंगे, तो इसलिए हमने लिख दिया बिले की मात्रा, ठीक है, बटे बिलियन का आयतन, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनना है मेरे भाई, बिले की मात्रा बिलियन का आयतन, लेकिन यहाँ तो बिलियन का 10 लाखवें भाग में देख रहे हैं, तो मतलब बिलियन के कितने टुकड़े किए जाएंगे, 10 लाख। देखो आप बताओ, एक के अगर 2 टुकड़े करना होते हैं तो किससे भाग लगाते हो, तो 2 से भाग लगा देते हो। एक के हमें 3 टुकड़े करने होते हैं तो किससे भाग लगाते हो, 3 से। एक के हमें 100 टुकड़े करने हैं तो किससे भाग लगा दोगे आप, 100 से भाग लगा दोगे। उसी प्रकार अगर हमें बिलियन के 10 लाख टुकड़े करने हैं तो हमें 10 टू द पावर 6 से भाग लगाना पड़ेगा, क्लियर हुई बात। लेकिन आप यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपको हम पहले बता चुके और आपको पता होगा कि पहला दूसरा तीसरा वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, आता है कि नहीं। इसलिए जो 10 टू दी पावर 6 है ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ ध्यान से ये लिख देंगे 10 टू दी पावर 6। तो ये 10 टू दी पावर 6 बेटा कहाँ से आया, आपको पता है ना कहाँ से आया, इसके 10 लाख टुकड़े किए तो ये बटे में गया, अब बटे में गया तो तीसरा बना और इसलिए ऊपर आ गया। तो ध्यान रखना ये ppm का क्या हो गया, फॉर्मूला होगा, और इस फॉर्मूले से ppm के न्यूमेरिकल होंगे, इस फॉर्मूले से ppm को ज्ञात किया जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है नहीं। तो बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित बिले की मात्रा को ppm कहते हैं, इसको मात्रक भी ppm, व्यक्त भी ppm से करते हैं, और ये ppm का सूत्र हो गया बिले की मात्रा। अब यहाँ द्रव्यमान और आयतन दोनों हो सकते हैं, यहाँ पर बिलियन का आयतन इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर हुआ, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ppm होता है फिनिश। मेरे डियर साथियों मूल प्रभास या मूल भिन्नांक को समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मेरी बात सुनना अच्छी तरीके से ध्यान से, है ना। अब यहाँ देखो बेटा, इस मूल भिन्नांक को देखो, ठीक है, देख लिया। अब यहाँ देखो, इस मूल का मतलब तो क्या हो गया, मूल संख्या। इस मूल का मतलब तो क्या हो गया, मूल संख्या हो गया ना, ठीक है, क्या हो गया, मूल संख्या, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। इस मोल का मतलब तो समझ गया हम क्या है, मूल संख्या है, ठीक है। अब भिन्नांक का मतलब बेटा क्या होता है, भिन्न। भिन्नांक का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, हाँ सर होता है। अब लेकिन आपको पता है भिन्न क्या होती है, a बटे b के रूप में होती है। कोई भी भिन्न जो हो वो क्या a बटे b के रूप में नहीं होती, तो आप बोलेंगे हाँ सर a बटे b के रूप में होती है, ठीक है। मतलब ये जो भिन्न है वो क्या है, एक अनुपात है। वो क्या है, एक अनुपात है, क्या है, एक अनुपात है, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जो मूल भिन्नांक है वो मूल की संख्या का क्या है, अनुपात। अब देखो मैंने यहाँ हवा में नहीं समझाया, मैंने आपको देखो ये बताया है, मूल भिन्नांक मतलब मूल का मतलब मूल संख्या, और भिन्नांक मतलब भिन्न, और भिन्नांक वो होती है जो a बटे b के रूप में होती है। मतलब इसको हम अनुपात बोल सकते हैं, ये क्या है, एक अनुपात।
मतलब ये जो मूल भिन्नांक है वो मूलों की संख्या का क्या है, अनुपात है, या मूल संख्या का क्या है, अनुपात है, मूल संख्या का क्या है, अनुपात। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मूल भिन्नांक मूलों की संख्या का अनुपात तो है, लेकिन किसके मूलों की संख्या का अनुपात, किसके मूलों की संख्या का अनुपात। तो भाई आपके पास है क्या, आप क्या पढ़ रहे हो, बिलियन पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, बिलियन। और बिलियन में क्या क्या होता है, एक बिलियन होता है और एक बिलायक होता है। तो किसके मूलों की संख्या का अनुपात होगा, बिले और बिलायक के मूलों की संख्या का अनुपात होगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल क्या बोला, सही बोला कि जो मूल संख्या का अनुपात है या मूल अनुपात है या मूल भिन्नांक है या मूल प्रभाज है, ये मूलों की संख्या का अनुपात है। किसके मूलों की संख्या का अनुपात, बिले या बिलायक के मूल के संख्या का अनुपात। अच्छा सर ऊपर क्या रखें, अनुपात में एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, तो उसमें क्या रखें। तो अब जरा ध्यान से मेरी परिभाषा को आप सुनो। परिभाषा हमारे सामने क्या आती है, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक। अब एक घटक क्या, बिलियन में तो कितने घटक होते हैं, तो बिलियन में क्या होता है, एक बिले होता है और एक क्या होता है, बिलायक होता है कि नहीं। तो इसने बोला बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक, कोई भी एक घटक, या तो बिले होगा या फिर क्या होगा, बिलायक होगा। अब बिले होगा तो क्या होगा, बिलायक होगा तो क्या होगा, अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक, बिले या फिर बिलायक की मूलों की संख्या व बिलियन में उपस्थित कुल घटकों, कुल घटक मतलब बिले और बिलायक दोनों, कुल घटकों के मूलों की संख्या का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, मूल प्रभाज कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, मूल प्रभाज कहलाता। और मूल प्रभाज को मेरे डियर साथियों किससे व्यक्त करेंगे, हम x से व्यक्त करेंगे, कैपिटल x से, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो अगर हम देखें कि मूल प्रभाज मतलब जो x है इसका सूत्र क्या बन गया, बिलियन में उपस्थित एक घटक, बिलियन में उपस्थित एक घटक के मूल संख्या, एक घटक के मूल संख्या। अब वो एक घटक बिले हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, बिलायक हो सकता है, ठीक है। तो एक घटक के मूल संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल घटकों की मूल संख्या। ये जो अनुपात बना है यही किसका अनुपात है, यही मूल प्रभाज का अनुपात है। मतलब ये मूल प्रभाज का क्या है, सूत्र है। मूल प्रभाज का क्या है बेटा, सूत्र है। क्योंकि इस परिभाषा से हमें यही तो मिला, इसने यही तो बोला बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक, कोई एक घटक बिले या फिर बिलायक, दोनों ऊपर एक साथ नहीं लेना, या तो ऊपर बिले लोगे या ऊपर बिलायक लोगे। तो कब बिले लेना है कब बिलायक लेना अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। और कुल घटकों के मूलों की संख्या की जो अनुपात है वो मूल प्रभाज है, इसे x से व्यक्त करते हैं, फाइनली फॉर्मूला। मतलब यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये मूल प्रभाज का फॉर्मूला होगा। लेकिन इसने बोला एक घटक ऊपर लो, या तो बिले लो या बिलायक लो। तो बिले कब लेंगे और बिलायक कब लेंगे वो ध्यान सुनो। तो बेटा जो मूल प्रभाज आपको दिख रहा है, ये मूल प्रभाज बिले का अलग निकलता है और बिलायक का अलग निकलता है। मतलब मूल प्रभाज बिले और बिलायक दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से सुनो, ए फॉर क्या होता है, एप्पल नहीं, बिलायक। और बी फॉर क्या होता है, आप बोलोगे सर बिले, होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब x क्या है, आप बोलोगे मूल प्रभाज। मैंने यदि x के साथ a लिख दिया तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर a बिलायक है, ये मूल प्रभाज, मतलब ये बिलायक के मूल प्रभाज हो गए। किसके मूल प्रभाज हो गए, बिलायक के। अब x क्या है, बिलायक सॉरी मूल प्रभाज, और b क्या है, बिले, मतलब ये किसके मूल प्रभाज हो गए, बिले के मूल प्रभाज हो गए। तो ये बिलायक के मूल प्रभाज और ये किसके मूल प्रभाज, बिले के मूल प्रभाज। तो ध्यान रखना बिलायक के मूल प्रभाज को x से और बिले के मूल प्रभाज को xb से व्यक्त करेंगे, ठीक है। और मूल प्रभाज जो है वो दोनों का निकलता है, एक बिले का भी निकल सकता है और एक बिलायक का भी निकल सकता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही, बिल्कुल आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। अब अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगी। अच्छा अब यहाँ देखो मूल संख्या जो दिख रही है, ये क्या आपको दिख रहा है, मूल संख्या, ये आपको मूल संख्या दिख रही है ना। इस मूल संख्या को बताओ किससे व्यक्त करते हैं, तो आप बोलोगे सर n से व्यक्त करते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ n से व्यक्त करते हैं।
अब अगर मैं यहाँ Na लिख दूं तो किसकी मोल संख्या हो जाएगी? किसकी मोल संख्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर विलायक की हो जाएगी। अगर मैं बेटा यहाँ पर N और यहाँ B लिख दूं तो आप किसकी मोल संख्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर विलय की मोल संख्या हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब आ जाओ मेरे डियर साथियों, अब आजा ध्यान से समझना है। अब अगर मैं XA लिख दे रहा हूं, मैं यहाँ पर XA लिख दे रहा हूं, तो आप मुझे ये बताइए मैं किसके मोल प्रभाज निकाल रहा हूं? अगर मैंने यहाँ XA लिख दिया तो मैं किसके मोल प्रभाज निकाल रहा हूं? तो आप बोलोगे सर XA विलायक के मोल प्रभाज है। अब मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? विलयन में उपस्थित एक घटक की मोलों की संख्या। मैंने बोला था ऊपर एक ही घटक लोगे, या तो विलय लोगे या फिर विलायक लोगे। तो विलय कब लेना है, विलायक कब लेना है? तो आप बताओ किसके मोल प्रभाज निकाल रहे हो? आप विलायक के मोल प्रभाज निकाल रहे हो। तो जब आप विलायक के मोल प्रभाज निकालोगे तो ऊपर जो एक घटक है वो विलायक आएगा, और जब विलय के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो ऊपर जो एक घटक है वो विलय आएगा और नीचे कुल ही आएंगे। तो ऊपर किसकी मूलों की संख्या लेना है? तो भाई आप बोलोगे विलायक के मूलों की संख्या लेना, और विलायक की मूलों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? Na से। तो ऊपर आ जाएगा N। अच्छा नीचे तो कुल आएंगे, नीचे तो क्या आएंगे? कुल। कुल में विलय और विलायक दोनों आते हैं, मतलब नीचे कुल मतलब NAB और कौन लेना है? NB। दोनों को जोड़ दो, कुल हो गया। तो ये XA का फॉर्मूला निकल गया है, आप अपनी कॉपी में लिख लें, आप अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, चलो अगर मुझे XB का फॉर्मूला बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? ऊपर क्या लेना पड़ेगा? तो ऊपर लेना पड़ेगा आपको किसकी मोल संख्या? विलय की मोल संख्या। अब एक घटक क्या आएगा? विलय आएगा, तो मतलब ये NB। और नीचे क्या लेना पड़ेगा? तो नीचे तो सर कुल लोगे, तो मतलब NA और प्लस NB। ये आपका XB का फॉर्मूला निकल गया। ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम की चीज है, न्यूमेरिकल करोगे उसमें काम यही आने हैं, उसमें काम हमारे यही आने हैं, और इन्हीं फॉर्मूले से हमारे न्यूमेरिकल होंगे, और ये निश्चित है कि इसके न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। ठीक है ना? इतना बात आप समझ गए, इतनी बात अपने कॉपी में लिख ली है। अब इसके बाद आप एक बात और कॉपी में लिखो। देखो मूल प्रभाज क्या है बेटा? अनुपात। मूल प्रभाज क्या है? अनुपात है। ठीक है, मूल प्रभाज क्या है बेटा? अनुपात। और अनुपात हमेशा एक होता है। अनुपात हमेशा कितना होता है? एक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नोट अपनी कॉपी में डाल के लिख लो कि XA प्लस XB का योग हमेशा हमेशा एंड हमेशा एक आना चाहिए, एक से ना कभी ज्यादा और ना कभी एक से कम। विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा और हमेशा कितना बनना चाहिए? एक बनना चाहिए, एक से ना ज्यादा और ना एक से कम। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ये सूत्र है, ये विलय और विलायक के मूल प्रभाज, और XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारा मूल प्रभाज होता है फिनिश। इन फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि अगला जो वीडियो है वो ओनली ऑन न्यूमेरिकल पे आने वाला है, और पूरे न्यूमेरिकल उसमें करेंगे, और न्यूमेरिकल तभी होंगे तब आपको फॉर्मूले पता। ठीक है ना? आ जाओ द्रव्यमान प्रतिशत को कर लेते हैं कंप्लीट। तो अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत को देखें तो जरा ध्यान से सुनो। देखो आपको पता है ना द्रव्यमान किसका होता है? तो आप बोलोगे ठोस वस्तुओं का। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनका द्रव्यमान होता है, और बहने वाली वस्तुओं का आयतन होता है। क्लियर है बात? अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। आप अपने नंबर, आपको जो नंबर मिलते हैं उसका आप प्रतिशत निकालते हो, आपको कितने प्रतिशत मिले हैं, तो 100 का गुणा करके निकालते हो ना, या 100 का भाग दे के निकालते हो कि नहीं निकालते हो? बिल्कुल निकालते हो, है ना? निकालते हो ना? अब यहाँ ध्यान से मेरी बात सुनना है। तो बेटा जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो 100 में से निकाला जाता है। अब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? ठोस वस्तुओं का होता है। द्रव्यमान हमेशा किस में होता है? द्रव्यमान हमेशा किलो या फिर किस में होता है? ग्राम में होता है। किलो या फिर किस में होता है? ग्राम में होता है। तो बेटा इसमें हम क्या, जो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 ग्राम का विलयन लेते हैं। कितने ग्राम का विलयन लेते हैं? 100 ग्राम का। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी चीज निश्चित अगर लें तो उसको हमें कैलकुलेट करना आसान होता है, और अनिश्चित लें तो दिक्कत होती है। तो इसमें विलयन कितने का होता है बेटा? 100 ग्राम का। और इस 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के द्रव्यमान को हम निकालते हैं। इस 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो विलय या विलायक का जो द्रव्यमान होगा, समझ रहे हो? 100 ग्राम विलयन में विलय या विलायक का जितना भी द्रव्यमान होगा वही का वही क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। ये साफ साफ तो लिखा है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के द्रव्यमान को
100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, हो गई ना बात। अब यहाँ देखो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, तो विलेय या विलायक का द्रव्यमान, विलेय या विलायक का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान। अब प्रतिशत है इसलिए हमने इसमें 100 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो विलेय या विलायक का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू क्या आ जाएगा 100, ये द्रव्यमान हो गया। अब यहाँ देखो विलेय लें या फिर विलायक लें, क्या लें, तो बेटा जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो भी विलेय का अलग निकलता है, विलायक का अलग निकलता है, मतलब विलेय और विलायक दोनों का हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। अच्छा सर कैसे, तो देखो ध्यान से, अगर आप विलेय का द्रव्यमान निकालोगे तो ऊपर जो है आप किसका द्रव्यमान लोगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है ना। और नीचे क्या लोगे, तो नीचे तो हमेशा कुल द्रव्यमान ही लेना है, तो कुल द्रव्यमान इंटू में क्या जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू में क्या जाएगा 100 आ जाएगा। अब विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर किसका द्रव्यमान लोगे, तो ऊपर आप लोगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। नीचे क्या लोगे, तो नीचे तो कुल ही आएगा, तो कुल द्रव्यमान इंटू में क्या आएगा, तो इंटू में 100 आएगा। बात क्लियर है। तो ऐसे करके ये द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता है, प्रतिशत का मतलब 100 और 100 मतलब कितना, 100 का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंटू 100 से गुणा करते हैं हमने, ठीक है। तो विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत अलग अलग निकाल सकते हैं, ये इनके फॉर्मूले। अगर हम बेटा इसका शॉर्ट फॉर्मूला बनाएं, इसका हम शॉर्ट फॉर्मूला बनाएं विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत और विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत का, तो वो भी बना सकते हैं। देखो कैसे, विलेय का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, W से, द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, W से करते हैं ना। अब ये विलेय है तो मतलब ये WB हो जाएगा, तो मतलब विलेय के द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करेंगे, WB से। अब यहाँ ये कुल द्रव्यमान है, कुल मतलब विलेय और विलायक दोनों, अब कुल मतलब विलेय और विलायक दोनों, तो भाई विलेय का क्या होता है WB और विलायक का क्या होता है WA, होता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर इसका अलग से फॉर्मूला बनाए तो ऊपर केवल क्या आएगा WB, क्योंकि विलेय का द्रव्यमान है, इसका फॉर्मूला, और नीचे कुल आ रहा है मतलब WAB और WBB इंटू में क्या चलेगा 100 चलेगा, क्योंकि 100 है गुणा। तो ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब अगर हम विलायक का बनाए तो ऊपर किसका द्रव्यमान आ रहा है, विलायक का, तो ऊपर क्या आ रहा है आपका WA, विलायक का द्रव्यमान WA, और नीचे तो कुल आ रहा है मतलब WA प्लस WB इंटू में क्या चलेगा 100 चलेगा। तो ये विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत का शॉर्ट फॉर्मूला हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई होगी ना, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। अब ये तो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अब बोलोगे सर आपने एक आयतन प्रतिशत और लिखा था ना, तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको पता है ठोस वस्तुओं का द्रव्यमान और बहने वाली वस्तुओं का आयतन होता है, तो जब बहने वाली वस्तुएं आएंगी तो उसका हम आयतन प्रतिशत निकालेंगे। और आपको अगर परिभाषा सब कुछ लिखना है तो जहां जहां द्रव्यमान है वहां वहां आयतन लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखो आयतन में बदल रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुनना। अब द्रव्यमान है, मैंने यहाँ लिख दिया आयतन, तो ये आयतन प्रतिशत हो गया। तो यहाँ पर देखो आयतन ml में होता है तो यहाँ ml लिख दो, तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के द्रव्यमान नहीं आयतन, क्योंकि आयतन प्रतिशत निकाल रहा है, आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ पर आप द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या निकाल दो आयतन प्रतिशत, यहाँ पर आपने द्रव्यमान लिखा है यहाँ लिख दो आप क्या आयतन, यहाँ द्रव्यमान लिखा है यहाँ क्या लिख दो आप आयतन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा चेंज। ऐसे यहाँ द्रव्यमान की जगह आयतन, द्रव्यमान की जगह आयतन, जहां जहां द्रव्यमान है आयतन है, आप फॉर्मूले बना लेना, ठीक है ना। तो ये आयतन प्रतिशत भी हो गया। तो यहाँ से हमारी जो सांद्रता ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो कंप्लीटली फिनिश होती, अब हमारा नहीं बचा। अब मेन बात है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल उसी स्टूडेंट से बनेंगे, उसी से बनेंगे जिसने ये सारी विधियां पढ़ी हैं और जिसने सारी विधियों को अच्छे से समझा है और इनके फॉर्मूले आते हैं, तब आपको न्यूमेरिकल बनेंगे, वरना न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। तो अगली वीडियो आपकी ओनली वन न्यूमेरिकल पे रहेगी और न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो फिर वही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।